वेलकम बैक टू ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल। और मैं आपका फिर से केमिस्ट्री का टीचर इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन केमिस्ट्री के सेशन को लेके चलेंगे। तो देखो, आज मैं एक केमिस्ट्री के ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है इनका क्वेश्चन, या मैं ये मान सकता हूँ कि आज के जिन शब्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो शब्द अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपने गुरुजनों से भी सुनते रहते हैं, दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक अर्थ जो होता है वो मेरे हिसाब से अधिकांश बच्चों की समझ से बाहर होता है। तो मैं एक ऐसे पॉइंटों पर डिस्कस करूँगा जो हर बच्चे के लिए, वो चाहे जनरल कंपटीशन का बच्चा हो, चाहे वो एक अच्छी कंपटीशन का बच्चा हो, किसी प्रकार की कंपटीशन का बच्चा हो, उस सब के लिए जो आज का सेशन है वो उपयोगी होने वाला है। तो आज मैं इन 3 शब्दों पर चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा। वास्तव में आप यदि सेशन को पूरा देखोगे तो मैं मानता हूं कि आपको जो आपकी जो केमिस्ट्री है उसका जो बेसिक जो होता है वो आपका यहाँ से बनने लग जाएगा। तो आज अपन एलिमेंट्स, आप बोलते रहते हो तत्व, एलिमेंट्स ये क्या होता है वास्तव में, इस पर चर्चा करेंगे। एटम ये क्या होता है, इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना अपन इस पर आज चर्चा कर लेंगे। और एक होता है मॉलिक्यूल, जिसको अपन अणु कहते हैं। तो इन 3 शब्दों पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचूँ इससे पहले मैं जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ वहाँ से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ पदार्थ, जिसको अपन डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। अब पहले आप इस पर ध्यान दो कि पदार्थ क्या होता है। तो आप मेरे हिसाब से कहोगे कि जितनी भी वस्तुएं बनी है वो किसकी बनी हुई है? पदार्थों की बनी हुई है। अब अपन एक वस्तु पर ही सीमित नहीं रह सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, ध्यान से सुनना, जो चीज़ दिख रही है और जो चीज़ नहीं दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें किससे बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। अब आप कहोगे कि सर दिखने वाली वस्तुएं तो वास्तव में पदार्थ की बनी होती है, लेकिन नहीं दिखने वाली चीज़ें कौन सी होती है ऐसे जो पदार्थ से बनी होती है? जैसे मैं बात करूँ अभी आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये पदार्थ होते हैं। यानी ये जो वस्तुएं होती है वो किसकी बनी होती है? पदार्थ की बनी होती है। लेकिन ये आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन गैस, मैंने लिखा ऑक्सीजन गैस, मैंने लिखा एलपीजी गैस। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो गैसें होती है वो आपको दिखाई देती है क्या? आपको कि सर दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? वो पदार्थ से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? पदार्थ से। यानी इनमें पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो दिखाई देने वाली हो, चाहे वो दिखाई नहीं देने वाली हो, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, वो जिस चीज़ से बनी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब पदार्थ को अपन और यदि मानो कि डिफाइन करना चाहे और अपन इसको डेफिनेशन के रूप में बोलना चाहिए तो क्या कह सकते हैं? तो पदार्थ की देखो 2 मूलभूत जो शर्तें होती है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि क्या शर्तें होनी चाहिए। दिखाई देना, नहीं दिखाई देना, ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो पदार्थ होगा उसका हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान, जिसको अपन कहते हैं मास। यानी जो भी पदार्थ होगा उसका ये 100% है कि उसका द्रव्यमान होगा, उसका वजन होगा, उसका क्या होगा? वजन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात अपन करें, जो भी पदार्थ होता है वो हमेशा क्या करता है? स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। यानी अपन कह सकते हैं कि दे ऑक्यूपाइड प्लेस। यानी ये क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। क्या घेरते हैं? स्थान घेरते हैं। ये 2 कंडीशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी पदार्थ की विशेषता होती है कि उसका मास होगा, दूसरी चीज़ वो क्या करता है? कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तो उस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। इन अवस्थाओं में आपको मिल सकता है। मैं इसका
वर्गीकरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किस किस रूप में आपको मिल सकता है, यानी इसके रूप पदार्थ आपको कौन कौन से रूप में मिल सकता है वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आपको 3 रूप में मिल सकता है। एक तो आपको ठोस के रूप में मिल सकता है, जिसको अपन सॉलिड कहते हैं। एक आपको पदार्थ मिल सकता है लिक्विड के रूप में, जिसको अपन द्रव कहते हैं, लिक्विड के रूप में आपको मिल सकता है। एक आपको मिल सकता है वो गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में। और भी स्टेट होती है, जैसे प्लाज्मा होती है, तो इन पर अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। अभी मैं यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, इन तीनों शब्दों पर मैं आने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक श्रृंखला बनाता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचूँ, तो मेरे हिसाब से आपका जो दिमाग में कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो सके और एक छाया चित्र ऐसा बन जाए आपके दिमाग में कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करें। तो ठोस, द्रव और गैस, आपको जो पदार्थ मिलता है वो 3 अवस्थाओं में मिलता है सामान्य तौर पर। ठीक है, ये आपके रूप है पदार्थ के मिलने के, पदार्थ के मिलने के ये रूप है। अब मैं बात करता हूँ कि पदार्थ को मैं यदि यहाँ पर भागों में बांटना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें अब मैंने लिखी, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसके जैसे गुण होने चाहिए, यदि वैसे गुण वो रख रहा है तो वो शुद्ध है, और यदि उससे वो थोड़ी बहुत गुण भी भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। अब मैं बात करूँ कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थों को मैं यहाँ से फिर से 2 भागों में बांट सकता हूँ। एक तो अब आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, शुद्ध पदार्थ में एक आता है आपका कौन? एलिमेंट्स, तत्व आता है। एक तो कौन आता है आपका? तत्व आता है, एलिमेंट्स आता है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका यौगिक, जिसको अपन कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड्स। अब देखो, ये जो मैंने यौगिक लिखा है, ये यौगिक हमेशा ही शुद्ध हो, ये आवश्यक नहीं है, ये अशुद्ध में भी जा सकता है। अशुद्ध कंपाउंड भी इसको अपन कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं शुद्ध यौगिक कौन से होंगे उस पर चर्चा करूंगा, और अशुद्ध यौगिक कौन से होंगे उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। अशुद्ध यौगिक, ठीक है, इन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो अब देखो, अपन बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ के। शुद्ध पदार्थ को मैंने 2 भागों में बांटा, एक तो तत्व होता है, एक कौन सा होता है? यौगिक होता है। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर थोड़ा सा ले रहा हूँ। आप देखो, कोई भी पदार्थ लो, किसी भी चीज़ को आप उठा के देखो, किसी भी चीज़ को आप, जैसे मानो कि आपने कोई, जैसे ईंट होती है, ईंट आपने ली और उस ईंट को, ईंट होती है जिससे मकानों का बनाए जाते हैं, तो उस ईंट को आपने ध्यान से देखा तो आपको उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। और जब आप उसको और किसी इलेक्ट्रो सूक्ष्म तरह से देखोगे ना, तो उसमें भी आपको और उससे भी बहुत छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देते हैं? कण दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? कण दिखाई देते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जिससे उसका निर्माण होता है, यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कह दो, सबसे छोटी इकाई, या इसको अपन पार्ट भी कह सकते हैं या अंश भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। यानी इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? एटम कह सकते हैं। एटम होती है, एटम होती है। तो यहाँ पर मैं इन 2 चीज़ों पर पहुँच रहा हूँ। पहले मैं तत्व पर पहुँच गया, दूसरा मैं किस पर पहुँच गया? परमाणु पर पहुँच गया। तो दोबारा एक बार ध्यान से समझना कि वास्तव में होते हैं क्या, इनको बहुत डिटेल से समझना है। समय लग जाए, समय की परवाह मत करो बेटा, लेकिन जो समय अपन दे रहे हैं ना, उस समय में कुछ ऐसा ले ताकि वो लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके और उससे अपन कभी भी उससे में कन्फ्यूज ना हो। तो मेरे हिसाब से समय लग रहा है, लगने दो, चीज़ों को कंसेप्ट वही दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ से चालू किया आपको, और मैं यहाँ तक पहुँचा कि शुद्ध पदार्थ में कौन आता है? एलिमेंट्स आता है। फिर मैंने बात बताई आपको, जो कि पदार्थ होता है, उस पदार्थ को यदि आप ध्यान से देखते हो, कोई सा पदार्थ भी हो, किसी भी चीज़ को यदि आप ध्यान, अपनी त्वचा जो होती है, इस त्वचा को भी यदि आप ध्यान से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, तो इसमें भी अंत में देखते 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 अपन देखेंगे तो एक छोटे से कण पर पहुंच जाएंगे अपन, और वो छोटा सा कण जो होता है उसी को अपन क्या कर देते हैं? एटम कर देते हैं। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग, जिसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, आगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, आगे विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे पार्ट को अपन क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और अब अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो ये बातें मैंने आपको बताई। अब देखो, अपन तत्वों पर पहुंच गए और किस पर पहुंच गए? परमाणु पर पहुंच गए। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, आप एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा।
बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से कि ये आपके समझ में भी आ जाएगा। देखो, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, तत्व की, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसका, परमाणु। यहाँ पर लिखा मैंने एलिमेंट्स। अब देखो, तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। अभी मैंने वर्गीकरण करके बताया, तत्व एक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो तत्व होता है उसमें यदि आप परमाणुओं को देखोगे तो सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ऐसा पदार्थ जिसके सभी परमाणु समान हो, जिसके सभी परमाणु क्या हो? समान हो, उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। आगे मेरे हिसाब से बात सुन लें। यानी ऐसा प्रकृति में ऐसा पदार्थ आपको मिले जिसको यदि आप ध्यान से देख रहे हो, सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हो, तो उसके सारे जो परमाणु है वो यदि सारे के सारे परमाणु आपको समान दिख रहे हैं, समान मिल रहे हैं, इसका मतलब उस पदार्थ को आप क्या कह सकते हो? एलिमेंट्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एलिमेंट्स कह सकते हो। अब देखो, जैसे मानो कि मैंने एलिमेंट्स के मैं उदाहरण दूँ, जैसे लोहा होता है। लोहे की आप एक बहुत बड़ी छड़ ले लो, उस बड़ी छड़ को भी आप क्या कहोगे? एलिमेंट्स ही कहोगे। क्या कहोगे? एलिमेंट्स। और यदि उससे, जैसे मानो कि ये एक लोहे की इतनी बड़ी छड़ है, इसमें आपने देखा तो इसमें आपको लोहे के परमाणु सारे के सारे परमाणु आपको कैसे मिल रहे थे? समान परमाणु मिल रहे थे। सारे परमाणु कैसे थे? समान परमाणु थे। इसलिए इस पदार्थ को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पदार्थ है इसको मैं क्या कह दूंगा? तत्व कह दूंगा। क्या कह दूंगा? एलिमेंट्स कह दूंगा। आ रही बात समझ में? अब इसकी और विशेषता क्या होती है? और विशेषता ये होती है कि यदि मैंने इसको यहाँ बीच में से तोड़ दिया, या मैंने इसको बीच में से तोड़ा, तो इसको बीच में से तोड़ने पर क्या हुआ? बीच में से तोड़ने पर इसके दो पार्ट बन गए, ऐसे बन गए दो पार्ट। अब इसमें मैंने देखा तो इसमें भी सारे परमाणु कैसे हैं? अभी सेम है। अभी तक भी ये क्या है? इधर वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। इधर वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अब मैंने इसके और टुकड़े कर दिए। ऐसे टुकड़े करते 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 मैं एक परमाणु पर पहुंच गया। यानी अंत में मुझे एक ही परमाणु मिला, बाकी सारे परमाणुओं को मैंने अलग अलग कर दिया। अब जो आपको एक परमाणु जो मिल रहा है, इस परमाणु को भी मैं क्या कहूँगा? एलिमेंट्स ही कहूँगा। क्या कहूँगा? एलिमेंट्स कहूँगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा पदार्थ जिसके सारे एटम समान हो, उस पदार्थ को आप क्या कह सकते हो? एलिमेंट्स कह सकते हो। उसको तत्व आप कह सकते हो। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में बात करूँ परमाणु, तो परमाणु की मैंने अभी आपको समझा दी कि परमाणु क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसी को अपन परमाणु कहते हैं। इसको अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। इतना सा जरूर ध्यान रखना कि जो परमाणु शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? डाल्टन ने किया था। और ये जो परिभाषा मैंने बताई है, ये परिभाषा भी ये मान के चलो कि डाल्टन की है। इसने कहा था कि पदार्थ को यदि आप छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते जाओगे तो अंत में आपको ऐसा पार्ट मिलेगा जिसके और अधिक आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उस पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं? एटम कह सकते हैं या परमाणु कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको शुद्ध क्यों करें? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है? समान है। इसलिए इसको अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शुद्ध पदार्थ इसको कहते हैं। ये शुद्ध पदार्थ होता है। एक तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। इसकी विशेषता मैंने आपको बताई, सारे परमाणु समान होते हैं। इसके चाहे आप कितने टुकड़े कर दो, जितने टुकड़े करोगे वो सब के सब समान गुण प्रदर्शित करेंगे। अगली चीज़, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो तत्व होता है उसका चाहे छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा पार्ट हो, यानी जैसे ये दो पार्ट मैंने कर दिया, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट है, दोनों एक ही। फिर बाद में ये परमाणु मुझे मिला, सी परमाणु मिल गया, ये तीनों एक ही तत्व के भाग है। तो इन तीनों के यानी छोटे छोटे पार्ट हो चाहे बड़े पार्ट हो, सभी के रासायनिक व भौतिक गुण, सभी के रासायनिक व भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लोहा है, इतना बड़ा जो लोहा है, ये जैसे गुण प्रदर्शित करेगा, जैसे गुण का मतलब इसका जिस प्रकार का रंग होगा,
इसकी जिस प्रकार की चमक होगी, ठीक है, उसी प्रकार का रंग और उसी प्रकार की चमक इस पार्ट की भी होगी और वही चमक इस पार्ट की होगी। और यदि आप एक अकेला परमाणु लेकर निकलोगे बाहर तो उस अकेले परमाणु की भी वही चमक होगी और वही क्या होगा, रंग होगा। वही चमक होगी और वही क्या होगा, रंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तत्व बड़ा हो, चाहे तत्व छोटा हो, चाहे और भी छोटा हो, तो उन सारे पार्ट्स का जो भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो दोनों की क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये मैंने बात की, किसकी, तत्व की बात यहाँ पर मैंने की। भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं, भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। यानी करने का मतलब मैं यहाँ पर एग्जांपल ये ले सकता हूँ, जैसे जिस प्रकार से अपन देखें कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ले लिया मैंने लोहा और यहाँ पर ले लिया मैंने सोना और यहाँ पर ले लिया मैंने जैसे मान लो कि कार्बन। ये तीन तत्व हैं, कार्बन, लोहा, सोना, ठीक है। तो अब मैं देखूँ तो इसके जिस प्रकार का एटम होगा, इसका जिस प्रकार का एटम होगा और इसका जिस प्रकार का एटम होगा, ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये आकार में भी अलग अलग होंगे, तीनों का आकार अलग अलग होगा, ठीक है। ये अपन देखिए तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। इनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी, न्यूट्रॉन। तो इनकी संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, आकार अलग अलग होगा। तो एक विशेषता ये भी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अलग अलग तत्व जो होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न, जैसे कार्बन और सोना, इन दोनों के यदि मैं इन दोनों के परमाणु की बात करूं तो इसका परमाणु इस परमाणु से क्या होगा, अलग होगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं, तत्व की बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अणु की। किसकी बात करूँ, अणु की, जिसको अपन मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। अणु की बात करें पर अणु क्या होता है, ये बनता है परमाणुओं से। किससे बनता है, परमाणुओं से। यानी चाहे दो परमाणु मिले, चाहे तीन मिले, चाहे तीन से ज़्यादा कितने भी मिले, परमाणु आपस में मिलकर जिस स्पीशीज का निर्माण करते हैं या जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे मान लो ये एक परमाणु है और ये परमाणु है, ये दोनों आपस में मिल जाए और दोनों आपस में इस प्रकार से मिलके यहाँ पर ये जो एक स्पीशीज बनी, इस स्पीशीज को अपन क्या कर देते हैं, अणु कर देते हैं, मॉलिक्यूल कर देते हैं। तो ये समान परमाणु मिलकर भी बना सकते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर भी बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन जो गैस होती है, H2 का अणु, H2 का जो अणु होता है उसमें अपन देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो परमाणु समान परमाणु आपस में मिल रहे हैं। इसी प्रकार मैं देखूं तो H2O जल का अणु, जल का अणु, तो जल के अणु में अपन देखें तो दो तो हाइड्रोजन के परमाणु है, दो तो हाइड्रोजन के परमाणु है और एक किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये एक अणु है, ये एक अणु है जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक किसका परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु मिलके जल का एक अणु बना रहे हैं। जल का क्या बना रहे हैं, एक अणु बना रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बात कर रहे थे अपन की जो तत्व होता है वो शुद्ध होता है। तत्व क्या होता है, शुद्ध होता है। और यौगिक अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर लिया,
मैं यहाँ पर अभी तक शुद्ध की बात कर रहा हूँ, ये शुद्ध, और यहाँ पर ये शुद्ध तत्व लिया मैंने यहाँ पर एक, और यहाँ पर लिया मैंने शुद्ध एक अणु ले लिया यहाँ पर तत्व। और यहाँ पर जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने ले लिया, ये मैंने लिया एक कार्बन, और यहाँ पर ले लिया मैंने जैसे मानो कि अब देखो तत्व को अपन थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर तत्व पर वापस अपन पहुँचते हैं। तत्व की मैं बात करूँ तो देखो ध्यान से देखना एक चीज़, और आप यहाँ पर मैंने एक तो ले लिया, मैंने प्रकृति में से एक तो कार्बन तत्व ले लिया हम, और मैंने एक प्रकृति से ले लिया ऑक्सीजन तत्व ले लिया। एक तो ऑक्सीजन तत्व लिया मैंने और एक कार्बन तत्व लिया, और मैंने कार्बन को एक अलग पात्र में डाल लिया और मैंने ऑक्सीजन को एक अलग पात्र में डाल लिया। यहाँ से देखो बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा सा अपने ध्यान को एकाग्रचित करके यहाँ पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। देखिएगा यहाँ पर कार्बन को मैंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो मुझे क्या मिला कि इस प्रकार से कार्बन के अलग अलग परमाणु एक दूसरे के पास में व्यवस्थित मिले। इस प्रकार से ये कार्बन के क्या है परमाणु है, कार्बन के क्या है ये परमाणु, इस प्रकार से मुझे व्यवस्थित मिले, ये कार्बन के परमाणु है। ठीक है, इनके बीच में मैं सी लिख देता हूँ, इसका मतलब ये किसके परमाणु है, कार्बन के परमाणु है। और इधर मैंने क्या देखा, ऑक्सीजन को मैंने ध्यान से देखा, तो ऑक्सीजन को मैंने ध्यान से देखा तो मुझे इस प्रकार से देखा कि इसमें दो जो परमाणु थे वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से दो परमाणु आपस में क्या थे, जुड़े हुए मुझे दिख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तो तत्व था, वो तत्व तो इस प्रकार से मिला कि इसके परमाणु एकदम अलग अलग थे। ये अपन कह सकते हैं कि सारे एक ही व्यवस्था में जुड़े हुए थे। और एक मैंने ऑक्सीजन तत्व को देखा, ये ऑक्सीजन ये भी तत्व है, और ये कार्बन है ये भी क्या है, तत्व है। और इसमें मैंने देखा ऑक्सीजन तत्व में, तो इसमें मुझे दो परमाणु आपस में क्या मिले, जुड़े हुए मिले। तो आपस में जुड़े हुए मिले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन तत्व होता है प्रकृति में वो किस रूप में पाया जाता है, ये अणु के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। और जो कार्बन होता है वो प्रकृति में कौन से रूप में पाया जाता है, परमाणु या एटम रूप में पाया जाता है। तो प्रकृति में तत्व एक शुद्ध रूप होता है, और ये शुद्ध रूप परमाणु के रूप में भी मिलता है और ये अणु के रूप में भी मिलता है। तो अधिकांश जो ये मान के चलो कि जो गैसें होती हैं वो गैसें हमेशा प्रकृति में गैसें तत्व होती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सारी गैसें होती हैं। लेकिन ये प्रकृति में हमें कौन से रूप में मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखना अणु के रूप में मिलती है। और बाकी जो अधिकांश धातुएं होती है या अधातुएं, जैसे अपन बात करें कार्बन है, फास्फोरस है, ये जो होते हैं वो हमें किस रूप में मिलते हैं, परमाणु के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी शुद्ध रूप है ऑक्सीजन का, और ये भी क्या रूप है, शुद्ध रूप है। तो अपन ने बात की कि तत्व जो होता है वो एकदम क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। यहाँ तक की बात मैंने आपको बताई। अपन ने देखा कि जो शुद्ध यौगिक होते हैं वो शुद्ध यौगिक दो प्रकार के थे, एक तो तत्व थे, एक कौन से थे, यौगिक थे। तो यहाँ पर मैं अभी इस शुद्ध रूप पर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। इधर मैंने तत्व लिया, तत्व मैंने कौन सी गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली। और इसको जब मैंने देखा तो इसमें मुझे क्या मिले, दो परमाणु आपस में क्या मिले, जुड़े हुए मिले। और इधर मैंने क्या ले लिया, इधर मैंने जल ले लिया। इधर क्या ले लिया मैंने, जल। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। इसमें मैंने देखा तो मुझे इस प्रकार से मिला, इसमें दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से इसमें दो हाइड्रोजन के अणु जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें दिख रही थी मुझे। अब देखो, अब आप समझना ध्यान से, ये तत्व एकदम शुद्ध रूप होता है, इसमें आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। बात समझनी है किसकी, यौगिक की। यौगिक में आप देखो कि मैंने अभी क्या लिया है, जल लिया है। जल में मैंने देखा
जल में मैंने देखा तो मुझे इस प्रकार की व्यवस्था मिली यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा है ये जल का एक अणु है, जल का क्या है, एक अणु है। ये जल का दूसरा अणु, ये जल का अणु है। इस प्रकार से इस यौगिक में मैंने देखा तो सारे के सारे जो अणु थे वो क्या थे, समान थे। सारे के सारे अणु समान थे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई अन्य प्रकार का अणु उपस्थित नहीं था। इस वजह से मैं इस यौगिक को क्या मानूंगा, इसको मैं मानूंगा शुद्ध मानूंगा। क्या मानूंगा, शुद्ध, क्योंकि इसके सारे अणु क्या है, समान है। लेकिन अब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये शुद्ध यौगिक है, लेकिन इसको मैं क्या नहीं कह सकता, तत्व नहीं कह सकता। इसको मैं क्या नहीं कह सकता, तत्व नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। तत्व की विशेषता क्या थी, तत्व की विशेषता ये थी कि तत्वों के सारे परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें आप देखोगे हाँ ये जुड़े हुए हैं, अणु के रूप में जरूर है ये, लेकिन इसमें सारे के सारे परमाणु आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन के अलावा इसमें किसी अन्य प्रकार का परमाणु आपको नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं एलिमेंट कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, तत्व कहूँगा। लेकिन इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको अणु तो सारे समान मिल रहे हैं। ये अणु H2O का है, ये भी अणु H2O का, ये भी H2O का, लेकिन इसमें जो परमाणु आपको दिख रहे हैं वो परमाणु आपको हाइड्रोजन के अलावा आपको ऑक्सीजन का परमाणु भी दिख रहा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु दिख रहा है, इसका मतलब इसमें सारे परमाणु समान नहीं है। अणु सारे समान है, अणु सारे समान है, लेकिन सारे परमाणु समान नहीं है। इस वजह से ये एक शुद्ध यौगिक तो है, ये एक शुद्ध यौगिक तो है, लेकिन ये एक क्या नहीं है, तत्व नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तत्व में और ये जो यौगिक होता है उसमें ये बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत शानदार अंतर होता है। तो इसको अपन तत्व कह सकते हैं, इसको अपन तत्व नहीं कह सकते। तो ये हुई शुद्ध पदार्थ की बात हुई। शुद्ध पदार्थ में तत्व भी आता है और यौगिक भी आता है। किस प्रकार का यौगिक आता है जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसी को थोड़ा सा क्या करूं कि मैंने एक दूसरा जल लिया और उस जल में मैंने देखा कि उसमें CO2 के अणु भी आ रहे थे। यानी उसमें जगह जगह जल के अणुओं के बीच बीच में किसके अणु आ रहे थे, CO2 के अणु आ रहे थे। अब जो आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, अब जो ये यौगिक दिख रहा है, ये जल है, लेकिन ये जल अब क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अब सारे जो अणु है वो सारे अणु अब क्या नहीं है, समान नहीं है। इसमें H2O के अणु आ रहे हैं, इसमें CO2 के अणु भी आ रहे हैं, इसमें CO2 के अणु आ रहे हैं। इस वजह से ये क्या नहीं है, शुद्ध यौगिक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध यौगिक हो जाएगा। तो शुद्ध यौगिक और अशुद्ध यौगिक, इसकी बातें मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई होगी। जिसमें सारे, जिस पदार्थ में या जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में सारे अणु समान होते हैं वो शुद्ध होता है, और जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं वो क्या होता है, अशुद्ध यौगिक होता है। ऐसा पदार्थ जिसके सारे परमाणु समान होते हैं वो तत्व होता है, और ऐसा पदार्थ जिसके सभी अणु समान होते हैं वो क्या होता है, वो तत्व भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर आपको करा दिया। बात कर रहा हूँ कि यदि आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो ये बातें तो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, आपको 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, याद करना है। इनको अच्छी तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि 30 तक के तत्व ये मान के चलो कि केमिस्ट्री में उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और हर जगह वो काम आते रहते हैं केमिस्ट्री में। इसलिए इतना सा कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप वास्तव में केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो आपको 30 तक के एलिमेंट्स अच्छी तरीके से ज्ञात होने चाहिए।